सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल वर्मा बायोलॉजी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य के बहुचयनात्मक प्रश्न यहाँ पढ़े। आज हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI की फुल फॉर्म भी याद रखना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। और यहाँ इसके द्वारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक साप्ताहिक गोली थी जिसका नाम है सहेली खोजी गई थी। और प्रतिदिन ली जाने वाली हमने पिछले चैप्टर में चर्चा की थी, माला D और माला N है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंडोम के उपयोग से कोई एक लाभ लिखिए। कोई एक लाभ, कौन सा लाभ होता है? तो वो लाभ है यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है। यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है और गर्भधारण से भी बचा जा सकता है। दोनों ही उसके लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हफ्ते में एक बार लेने वाली गर्भ निरोधक गोली का नाम लिखिए। तो वो गोली कौन सी है? सहेली, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा CDRI के द्वारा खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो अगर 2 वर्ष तक मुक्त सहवास के बावजूद भी गर्भधारण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं वंध्यता। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, STD का संपूर्ण रूप लिखिए। तो STD का संपूर्ण रूप है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, और आजकल इसको कर दिया गया है STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यौन संचारित संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 7 है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत के किस संस्थान में की गई? तो वो अभी हमने पढ़ा था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई 2 रोग लिखिए। तो पहला रोग है सुजाक, जिसको गोनेरिया भी कहते हैं। दूसरा है सिफिलिस, एड्स, और भी बहुत सारे रोग हैं। नेक्स्ट है HIV एवं एड्स का संपूर्ण रूप लिखिए। तो HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रख्नली शिशु क्या है? देखिए, कुछ महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती और इन महिलाओं के अंडाणुओं को कृत्रिम माध्यम में शुक्राणु द्वारा निषेचित कराकर भ्रूण को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यानी कि जो महिलाएं निषेचन या गर्भधारण नहीं कर पाती, उनको उनमें क्या किया जाता है? अंडाणु को प्रख्नली में निषेचन करवा करके, और इस युग्मनज को जब ये 8 या 16 कोशिका की अवस्था में आ जाता है तो इसको मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसका परिवर्धन और विकास होता है, और इसे कहा जाता है प्रख्नली शिशु। सामान्य प्रसव के बाद जो शिशु जन्म लेता है उसी को क्या कहेंगे? प्रख्नली शिशु। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंडोम से गर्भ निरोध के अतिरिक्त और क्या लाभ हैं? तो अभी मैंने बताया था कि गर्भ निरोधन के अलावा ये यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्त्रियों के कंडोम व डायफ्राम में एक अंतर बताइए। तो डायफ्राम दोबारा से यूज किए जा सकते हैं, पुनः इस्तेमाल करने योग्य होता है, जबकि कंडोम एक बार ही उपयोग किए जाते हैं। अगला है,
लिपेस लूप क्या है? ये लिपेस लूप एक औषधि रहित आईयूडी है। आईयूडी फुल फॉर्म याद रखना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तांबा मुक्त या तांबा मोचक मुक्त करने वाली किसी आईयूडी का नाम बताइए। तो वो है कॉपर टी, कॉपर 7, कोई भी एक लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15, उन दो अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम बताइए जो शुक्राणुओं की गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। तो वो है कॉपर टी। ये कॉपर टी क्या करती है? कॉपर आयन मोचित करती है और ये कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, गतिशीलता कम कर देते। और दूसरा है मल्टीलोड 375। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्तनपान अनार्तव क्या है? तो प्रसव के 4 से 6 माह बाद तक जब स्त्री अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उस दौरान अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता और इसे ही क्या कहते हैं? स्तनपान अनार्तव कहा जाता है। नेक्स्ट है, उल्बवेधन जांच क्या है, या इसे एमनियोसेंटेसिस भी बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि परिवर्तनशील भ्रूण के चारों ओर उल्ब द्रव्य में गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर भ्रूणीय लिंग निर्धारण किया जाता है। जैसे क्या होता है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की एमनियोन गुहा से एमनियोन द्रव्य निकाल करके, उल्ब द्रव्य को निकाल करके, और उसका परीक्षण किया जाता है कि भ्रूण में किसी प्रकार की कोई विकृति तो नहीं है। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, इसका लिंग निर्धारण में यूज किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्त्री व पुरुष के लिए विवाह करने की उपयुक्त वैधानिक आयु कितनी होनी चाहिए? तो स्त्री की कितनी है? 18 वर्ष और पुरुष की कितनी है? 21 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्षण कोश में चीरा लगाकर शुक्र वाहिनी का छोटा भाग, वर्षण कोश में चीरा लगाकर शुक्र वाहिनी का छोटा भाग काटकर निकाल दिया जाए या उसे मोड़ दिया जाए तो इस गर्भ निरोधक प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पहली बात तो ये याद रखना, वर्षण कोश और शुक्र वाहिनी ये मनुष्य की नर की बात होती है, ठीक है। और उसमें इसको काट करके निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी, या इसे कहा जाता है शुक्रवाहक उच्छेदन। अगला क्वेश्चन है, उन यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए जिनका पूर्णतः उपचार करना संभव नहीं है, केवल बचाव ही इसका उपाय है। ये हमने पिछले में भी चर्चा की थी। एड्स भी है, जिस यकृत शोथ भी है, जनिक परिसर्प है, इनका केवल बचाव ही उपचार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यौन संचारित रोगों के प्रति अति संवेदनशीलता किस आयु वर्षों के लोगों में अधिक देखी गई है? तो ये यौन संचारित रोग सबसे ज्यादा किन में होते हैं? तो ये 15 से 24 वर्ष के लोगों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिन वंध्यताओं का समाधान स्वास्थ्य सेवा इकाइयों, वंध्यता क्लिनिक आदि से संभव नहीं होता, तो कुछ विशेष तकनीकों द्वारा संतान उत्पत्ति कराई जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ART। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पात्रे निषेचन प्रक्रिया में बने 8 कोशिकीय अवस्था तक के भ्रूण को स्त्री के जनन तंत्र में कौन से भाग में स्थानांतरित किया जाता है? इस तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस में किया जाता है स्थानांतरण? तो वो किया जाता है अंडवाहिनी में। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, युग्मनज को अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, ऐसे भी कह सकते हैं। या आप इसको ZIFT का फुल नेम भी आपको याद रखना है। जेड मीन्स हो गया जाइगोट,
आई से इंट्रा अंतः, एफ से हो गया फैलोपियन ट्यूब यानी डिंबवाहिनी, और टी से हो गया ट्रांसफर यानी स्थानांतर। तो युग्मनज अंतर डिंबवाहिनी स्थानांतर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जननांगों में खुजली चलना, हल्का दर्द होना, सूजन आना तथा तरल स्राव आना आदि लक्षण किसका सूचक हो सकते हैं? तो वो याद रखना किसके हो सकते हैं? एसटीडी संक्रमण के, यौन संचारित रोग के संक्रमण का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, उलवेदन पर वैधानिक प्रतिबंध के लिए एक कारण दीजिए। तो इसका एक कारण है वैधानिक प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है इस पर? इसका एक कारण है कि इसमें लिंग परीक्षण किया जाता है, और लिंग परीक्षण से क्या होता है? कन्या भ्रूण जैसे कुकर्ते बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है, संदूषित रक्त से संचरित होने वाले 2 एसटीडी या एसटीआई रोगों के नाम लिखिए। तो वो कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था, एसटीडी हैं, हेपेटाइटिस बी है, यहाँ जो दिए गए हैं वो ये हैं, बाकी और भी अपन बहुत सारे रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किन्हीं 2 जीवाणु जनित यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए जो जीवाणु से होते हैं। तो वो अभी हमने पहले ही पढ़ा था, वो है गोनेरिया जिसको सुजाक भी कहते हैं, दूसरा है सिफिलिस। जबकि एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। ये पूछा किससे गया है? जीवाणु से। अगला है, स्त्रियों द्वारा मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक के हार्मोनल संगठन का नाम लिखिए। तो जो मुंह से ली जाने वाली ओरल पिल्स हैं उनमें होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्धनशील या परिवर्धनशील भ्रूण के चारों ओर उल्बद्रव्य, मैंने बताया अभी, उल्बद्रव्य में गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर भ्रूणीय लिंग निर्धारण की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि परिवर्धनशील भ्रूण की उल्बद्रव्य से, ठीक है, और उसका लिंग निर्धारण जो कर लिया जाता है उसको बोलते हैं उल्बभेदन या एमनियोसेंटेसिस। यानी एमनियोन गुहा से एमनियोन द्रव्य निकाल करके उसका परीक्षण कर लिया जाता है, लिंग का निर्धारण कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ ने किस गर्भ निरोधक गोली की खोज की थी? तो वो थी, अभी पढ़ा है हमने पहले भी, ये सहेली थी, और ये गैर स्टेरॉइड गोली है जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। यानी अपन यदि इनको ज़्यादा यूज करते हैं गर्भ निरोधक गोलियों को तो इनके साइड इफेक्ट जरूरी हैं, होंगे ही, इसलिए कम से कम यूज किया जाए। नेक्स्ट होता है, निषेच्य अवधि कब आती है? तो निषेच्य अवधि आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के या माहवारी के 10वें से 17वें दिन के बीच। यानी वैसे होता है कब? 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, या अपन इसको कम मानते हैं 10वें से 17वें दिन के बीच मानते हैं। ठीक है। और इस अवधि के दौरान मैथुन से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, पुरुषों के लिए कंडोम का लोकप्रिय मशहूर ब्रांड का नाम लिखिए। तो वो कौन सा है? निरोध। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऐसी गर्भ निरोधक युक्तियां जो स्त्री के गर्भाशय में डॉक्टर या शिक्षित नर्सों द्वारा रखी जाती हैं, लगाई जाती हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है आईयूडी, इंट्रायूटेरियन डिवाइस या अंतःगर्भाशयी युक्ति। ये 3 प्रकार होते हैं। अगला है, शुक्रवाहक उच्छेदन व नलिका उच्छेदन। इस शुक्रवाहक उच्छेदन किसे होता है? पुरुष में, जिसको पुरुष नसबंदी कहते हैं या वेसेक्टोमी कहते हैं। नलिका उच्छेदन इसको महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। को जन सामान्य में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। एमटीपी को सगर्भता की कितनी अवधि तक अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है? तो ये होता है 3 महीने तक या 12 सप्ताह। और आजकल नई बुक में, न्यू बुक में ये छपा है कि 3 माह तक यदि एमटीपी करवाते हैं तो एक चिकित्सक की राय अनिवार्य है, और 3 से यदि 6 माह के बीच में एमटीपी करवाता है तो 2 चिकित्सक की राय अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमटीपी व उल्बवेधन का एक दुरुपयोग लिखिए। तो एमटीपी व उल्बवेधन, अभी हमने उल्बवेधन भी पढ़ा था, तो इनका दुरुपयोग क्या है? ये कन्या भ्रूण हत्या यानी लिंग निर्धारण कर लिया जाता है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग से पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? यदि इनका गर्भ निरोधक साधनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं? तो होता है इसमें मितली आना, पेट में दर्द होना, उदरीय पीड़ा, अनियमित आर्तव स्राव, स्तन कैंसर हो सकता है, मानसिक तनाव, ये सभी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ठीक है, आज हम इतना ही यहाँ हम पढ़ेंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य के अति लघुतरात्मक प्रश्न किए, और ये आज हमने 37 क्वेश्चन थे वो हमने किए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।